क्या आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ मोबाइल तक नहीं पूरे देश तक पहुंचे? तो डीडी न्यूज लाया है आपके लिए क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां आप अपने बनाए हुए कंटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अपने चैनल पर अच्छा कंटेंट बनाया है तो अब उसे दिखाया जाएगा डीडी न्यूज पर, वो भी आपके नाम और चैनल के क्रेडिट के साथ। आप भेज सकते हैं 2 से 10 मिनट का कंटेंट फुल HD 16:9 या YouTube फॉर्मेट में। विषय हो सकते हैं खबरें और करंट अफेयर्स, संस्कृति, ट्रैवल, खान पान, कला, किताबें, संगीत, नृत्य, सेहत, शिक्षा, पर्यावरण, इंस्पायरिंग स्टोरीज या मनोरंजन। बस ध्यान रहे कंटेंट हो मौलिक। अब आपकी बारी है। डीडी न्यूज प्रेजेंट्स क्रिएटर्स कॉर्नर, आपका कंटेंट आपकी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा बन गई है ग्लोबल बेंचमार्क। इसके हर संस्करण के साथ मजबूत हो रही है इस समिट की पहचान और भूमिका। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर साधा निशाना। कहा, सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें देश में मौजूद। आज तलवारों की जगह दूसरे तरीके से हो रहे भारत के खिलाफ षड्यंत्र। ऐसे लोगों से रहना है ज्यादा सावधान। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर हमीर जी गोहिल को नमन किया। मंदिर में की पूजा अर्चना। केरल में गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से की मुलाकात। सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले पर केरल सरकार को घेरा। कहा, जो मंदिर का सोना नहीं बचा पाए वो धर्म क्या बचाएंगे। और वडोदरा वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पार किया 150 का स्कोर। ओपनर डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकोलस ने लगाया अर्धशतक। और सुर्खियों की बात, खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेट विकसित किए जाने की पहल की शुरुआत की। साथ ही राजकोट में GIDC की मेडिकल डिवाइसेस पार्क का उद्घाटन भी किया। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पश्चिमी गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करना है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन की उपलब्धियों को जनवरी 2027 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रदर्शित किया जाएगा। इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में जिन क्षेत्रों पर फोकस है उनमें सिरेमिक, इंजीनियरिंग, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, मत्स्य पालन, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, कौशल विकास, स्टार्टअप्स, MSME, पर्यटन और संस्कृति शामिल है। इस सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन भागीदार देश के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की अवधारणा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस समिट के 2 दशक को ऐसी यात्रा बताया जो सपने से शुरू होकर अटूट भरोसे तक पहुंची है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रीजनल समिट वाइब्रेंट गुजरात समिट के उसी विजन का विस्तार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों की अपनी ताकत है। ये पहल ऐसी ही संभावनाओं पर
केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रही है। सौराष्ट्र और कच्छ की प्रगति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी यह क्षेत्र चुनौतियों से भरा हुआ था और आज यही विकास यात्रा को गति दे रहा है। आज सौराष्ट्र और कच्छ सिर्फ अवसरों का ही क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र भारत की ग्रोथ का एंकर रीजन बन चुका है। ये रीजन आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने वाला बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र और कच्छ की बहुत बड़ी भूमिका है और ये भूमिका मार्केट ड्रिवन है और यही बात इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा भरोसा बनती है। यही राजकोट में ही 2.5 लाख से अधिक एमएसएमईज हैं। यहां अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, लग्जरी कार के लाइनर्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स ये हमारे राजकोट में बनते हैं। यानी यह रीजन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई प्रिसीजन, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है और यहां का ज्वेलरी उद्योग तो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। यह सेक्टर स्केल, स्किल और ग्लोबल लिंकेज तीनों का उदाहरण है। और दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ममता जी की पुलिस अब ममता जी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्यों में खुलेआम मदद करने का एक वेपन बन गई है। We would like to assert very clearly and categorically that the entire police infrastructure of Bengal has become a weapon in the hand of Mamta ji for all her shameful, unconstitutional, unethical and undemocratic activities. दूसरी बात कहनी है, ये क्यों होता है? ये क्विड प्रो को है। तुम फंसोगे नारदा शारदा कांड में तो मैं धरना पर बैठूंगा तुम्हारे लिए, सीबीआई को गिरफ्तार कर लूंगी, याद है आपको। और फिर मैं जब कुछ गड़बड़ करूंगा तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। लेकिन सबसे तो मुझे रोचक कहानी लगी, आपने टीवी में कल देखा होगा कि बंगाल की पुलिस इतना फाइल लेके तेजी से भाग रही थी, निकल रही थी। ये हम भी परेशान हो गए कि ममता जी तो फाइल लेकर निकल गई होंगी, नहीं, और उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई पड़ रही थी, जैसे वो रश कर रहा था उनके कानवॉय में रखने के लिए। तो क्या हो रहा है? देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग इन दिस होल एक्सरसाइज। बहुत सस्पिशन है, बहुत संदेह है। ममता जी क्या छुपा रही हैं आप? क्यों छुपा रही हैं आप? ये सिर्फ उनके उम्मीदवारों का नाम और रखने में हम लोग सब लोग कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो ऐसा क्या सीक्रेट था वहां पर? अगर आप किसी को उम्मीदवार बनाएंगी तो घोषणा करेंगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो सीक्रेट क्या था? आज आपकी मीटिंग यहां होगी, आपकी मीटिंग वहां होगी, ये पब्लिक नॉलेज होता है, विज्ञापन आता है, आप परमिशन लेते हैं, तो छुपा हुआ तो नहीं है ना। तो स्ट्रैटेजिक कंपनी में क्या स्ट्रैटेजी पक रही थी? स्वाभाविक है, जो मीडिया में चर्चा हो रही है कि गोवा का इलेक्शन
आसनसोल कोल सिंडिकेट, कोई मिस्टर माझी, दुबई, ये सब काफी चीजें आ रही हैं आस्ते आस्ते और आएंगी। इसलिए ममता जी को घबराहट है और हम भी आस्ते आस्ते खोलेंगे, हम भी आस्ते आस्ते खोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जोर से खोलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक ममता जी की तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको दौड़ते हाँफते उस फ्लैट में 11वें फ्लोर पर जाना पड़ा और एक पूरा फाइल लेकर खुद निकली और बाकी पुलिस लेके निकले। अब ये गोवा कनेक्शन क्या है मुझे पता नहीं है, बार बार चर्चा होती है इसकी, क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन हमेशा एक बात आप ध्यान रखिए, बंगाल के कोल स्कैम के साथ टीएमसी के बड़े नेताओं के संबंध के बारे में चर्चा होती रही है बहुत दिनों से। जरूरत पड़ेगी तो हम उसको और खोलेंगे, कोई नई बात तो नहीं है ना। मित्रों, संविधान की बहुत बात होती है। ममता जी बताती हैं कि मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह आर वर्किंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली। तो जरा ये बता दीजिए ममता जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रावधान में ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला किया और फाइल लेके आ गई? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ममता जी, परमिट्स यू टू डू दिस रेड इन ए हरी इन ए प्राइवेट हाउस in the presence of the police commissioner and DGP and take out the files? ये तो बताना पड़ेगा ना। जैसा मैंने कल कहा था, आप हाईकोर्ट जाते, आप रिस्ट्रेन की बात करते, लेकिन ये टेक्स्ट बुक केस कि ममता जी ने कानून अपने हाथ में लिया और जोर जबरदस्ती किया। मैंने बताया था कि आपको 19 में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर ये घर पर धरने में बैठी थी, वो कहानी में बता चुका हूं आपको। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, चिंता की बात है कि स्टेट पुलिस शुद्ध रूप से प्राइवेट पार्टी के लिए काम कर सकती है क्या मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में? ये बहुत सीरियस सवाल है। कमिश्नर एंड डीजीपी along with पुलिस फोर्सेस, उनके कहने पर केस करें, मुझे उस पर अलग से बहस होगी और जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल एजेंट के रूप में जाते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बंगाल के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा क्या पुलिस को पर्सनल प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है? ये हम जरूर कहना चाहेंगे। और एक अंतिम सवाल जो मुझे उठाना है, आप कह रहे हैं कि वो हमारे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। आपकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है या टीएमसी के अनअकाउंटेड मनी और स्लश मनी को पार्क करने का फ्रंट है? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो संदेहास्पद परिस्थितियां हैं, ये कई सवाल पैदा करती हैं। द सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज रेज ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि सिर्फ आपकी कंसल्टेंसी फर्म थी या उससे अधिक थी, मनी पार्किंग फर्म थी, मनी लॉन्ड्रिंग को हार्वेस्ट करने की फर्म थी। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मित्रों। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। मैंने पहले कहा था रात में एक बार कि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। क्या मतलब है इसका कि जज को बार बार रिक्वेस्ट करके कहें कि आप लोग बाहर जाएं, उनको अध्ययन करना पड़ा। फिर ये सब बातें कहते हुए अब आई हैं ईडी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने क्या क्या कहा है वो काफी मीडिया में चर्चा में भी आया है।
चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो उससे वो क्या कर रहे थे, कोल स्मगलिंग में क्या क्या काम कर रहे थे, गोवा कनेक्शन क्या था, ये मिस्टर माझी क्या है, लाला बाबू कहते हैं उनको, ये सब चर्चा में आई है बात। और किसका क्या प्रोटेक्शन है ये भी चर्चा में आई है। ममता जी, मुझे आपसे अंत में एक ही बात कहनी है, आपकी पार्टी से नैतिकता की दुहाई देना बंद करिए आप। बिल्कुल सारे अनैतिक काम, असंवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम किए जाएंगे और एमपी को भेजा जाएगा कि जाओ धरना दो और पूरे होम मिनिस्ट्री में गेट क्रैश करो। ये ठीक है क्या? कुल मिला के स्थिति यही है कि ममता जी की राजनीतिक यात्रा अब हार में बदलने वाली है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। घबराहट है और घबराहट में तो गड़बड़ लोग करते ही हैं, यही वहां हो रहा है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। किसी को कोई सवाल है तो एक एक करके पूछ सकते हैं। अब ये तो सरकार के निर्णय की बात है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पार्टी की ओर से मुझे यही कहना है कि जनता ही उनका 356, 355 सब करने वाली है। बस 2 महीने रुकिए ना। और लोगों के वर्ड बड़े क्लियर हैं। और कुछ ये सभी चीजें संज्ञान में तो हुई हैं। अब राज्यपाल को भी धमकी दी जाए, अब इसका क्या जवाब? तो ममता बनर्जी नैतिकता की दुहाई देना बंद करें, क्योंकि जितने भी असंवैधानिक और अनैतिक काम हो सकते हैं वो अपनी सरकार में कर रही हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की प्रेस वार्ता को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी छिपा रही हैं। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे। उन्होंने सीधे उस घटना का जिक्र किया जिसमें ममता बनर्जी अपनी सरकार की फाइलों को छिपाती हुई नजर आई। न सिर्फ छिपाती हुई नजर आई, वो फाइलों को लेकर के भाग रही थी। तो सीधा आरोप लगाया कि आखिर ऐसा क्या है जो बताया नहीं जा सकता, किन बातों को छिपा रही है ममता बनर्जी। ये आरोप रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर लगाया और उन्होंने कहा कि 2 महीने के समय के बाद आखिर ममता बनर्जी की जो सच्चाई है वो सभी के सामने होगी। और उन्होंने कहा कि ये ममता बनर्जी की जो घबराहट है, ये जो हड़बड़ाहट है, ये उनको उनकी हार साक्षात सामने दिख रही है, उसका ये बड़ा कारण है। ये बात रविशंकर प्रसाद ने कही। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरवशाली विरासत की निरंतरता के उत्सव सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। साथ ही प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान से ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री ने स्वाभिमान पर्व को गौरव का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि ये पर्व कालातीत यात्रा को जीवंत बनाने का माध्यम है। 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा
मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये कालातीत यात्रा को भविष्य के लिए जीवंत बनाने का माध्यम भी है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचकर प्रधानमंत्री ने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया और महादेव से आशीर्वाद दिया। अवसर स्वाभिमान पर्व का रहा। 1000 साल पहले यानी 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, भारतीय आस्था और विश्वास को कुचलने की कोशिश की। लेकिन आज भारत अपने गौरवशाली विरासत के साथ अडिग, अटूट, अमरत्व के साथ चिरंजीवी है। इसी निरंतरता का उत्सव है स्वाभिमान पर्व। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अवसर अपने अस्तित्व को सशक्त करने और विरासत को संरक्षित करने का है। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। भारतीय आस्था में घृणा नहीं है, दूसरों को जीतने का ध्येय नहीं है, अहंकार की शक्ति भारतीय संस्कारों में नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने तलवार की नोक पर दूसरों को मिटाने का प्रयास किया वो सिमट कर रह गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो तुष्टीकरण में लगी हुई हैं, जो देश को बांटने और लोगों की एकजुटता को तोड़ने में जुटी हुई हैं। ये ताकतें गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। स्वाभिमान पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से देश को गरीबी के खिलाफ जीत हासिल करनी है। सोमनाथ की ऊर्जा से विकसित भारत बनाने के संकल्प को प्राप्त करना है और विरासत को नई ऊंचाई देनी है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का संदेश स्पष्ट है। कंठ है अनेक, गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का।
कार्य हैं अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, और वो लक्ष्य है अखंड सोमनाथ की तरह अखंड भारत का निर्माण, अनंत विभूषित सोमनाथ की तरह विकसित भारत का निर्माण। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में नितिन नबीन ने कोयम्बटूर स्थित प्रसिद्ध श्री मरुधमलाई मुरुगन मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान मुरुगन से देश की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।